हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आप लोगों का लेवल 1 लेवल 2 लिखना हो गया था क्या? लेवल 4 तक हो गया था। देखिए, ऑल्दो आप लोगों ने लेवल 1 के डेफिनीशन में एक बार लेवल 1 का डेफिनीशन पलटो। इट इज ए लिस्टेड एंटिटी, इट इज proposed टू बी लिस्टेड, इट इज ए बैंक इंश्योरेंस कंपनी, है ना। अब अगर बहुत कॉमन सेंस का बात करें तो हिंदुस्तान में एक नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी कैनॉट बी लिस्टेड। हिंदुस्तान में लिस्टिंग खाली बोलना है कंपनियों की होती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टीसीएस लिमिटेड, बोलिए हाँ या ना। तो ये जो पैराग्राफ है, पहला, दूसरा, तीसरा और आखिरी पैराग्राफ देखो वहां पे, इट इज ए होल्डिंग और सब्सिडरी। तो होल्डिंग सब्सिडरी तो खाली कंपनियां ही होती हैं ना। लॉ के टीचर ने पहली बार बोला ना होल्डिंग सब्सिडरी। लॉ का क्लास स्टार्ट हो गया, होल्डिंग सब्सिडरी वाला सेक्शन चला गया। 2-3 में ही तो है रे बाबा, हुआ ना। तो भी तो कंपनी में ही तो कहानियां हैं। तो अब हमको बताओ, वहां टोटल 6 पैराग्राफ है। देखो जल्दी जल्दी, वहीं पे रहिएगा, लेवल 1 में रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। बोला लेवल 1 कंपनी, लेवल 1 नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी कौन होता है? बोला इट इज ए लिस्टेड एंटिटी। पॉसिबल नहीं। इट इज इन द प्रोसेस लिस्टेड, पॉसिबल नहीं। इट इज बैंक, कौन सा साला इंडिविजुअल आदमी बैंक चलाता है जी? सब तो कंपनियां ही बैंक चलाती हैं, पॉसिबल नहीं। चौथा वाला क्या है? टर्नओवर, पॉसिबल है। पांचवा वाला क्या है? बोरोइंग, पॉसिबल है। छठा वाला होल्डिंग सब्सिडरी, पॉसिबल नहीं। तो बेचारा बच्चा वहां लास्ट दिन वीडियो क्लास में, जूम क्लास से पूछ रहा था, सर ये कैसे पॉसिबल है? तो मैंने बोला बेटा पॉसिबल नहीं है। तो उसने बोला सर इंस्टीट्यूट ने रूल क्यों बनाया? फॉरवर्ड लुकिंग, कभी बाई चांस फ्यूचर में पॉसिबिलिटी अराइज हुआ तो उसके लिए रूल कम से कम बना के रख दो। नहीं समझे? तो आप ना स्ट्रेस मत लीजिए। हम लोग लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। इतना सारा माने इतना छोटा छोटा सा बात अगर कभी उठे तो एक्सेप्ट करके आगे बढ़िएगा। कल तुम भी ये वाली बात पूछ रहे थे, मैंने तुमको भी समझाया बहुत देर तक, अलग से 15 मिनट बैठे हुए थे, मैंने खड़े खड़े तुम बात कर रहे थे। सो बच्चों, अगर कोई लेवल 1 का डेफिनेशन लिखने आए तो आप 6 बात लिखिएगा जो मैंने आपको लिखाया, 6 पैरा लिखिएगा। लेकिन आप देखिएगा जब क्वेश्चन आएगा ना तो वो टर्नओवर और बोरोइंग के बेस पे ही आएगा, उसको लेकर के आप रेस्ट एश्योर्ड रहिएगा। डन। एक बार इसको देखो, लेवल 1 एंटिटी होने के लिए या तो बोलना है, या तो टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, या फिर हाँ, माइंड माय वर्ड्स, दोनों में से एक भी चीज आपका क्रॉस हुआ। बड़ा बोरोइंग माने आप बड़े हैं, खत्म बात। भले सेल आपका 0 है पर बोरोइंग आपका बड़ा है, मतलब आप बड़े हैं। 2, लेवल 2 एंटिटी के लिए बोरोइंग को 50 से 250 के बीच में होना है। बोरोइंग बोलता है ये क्या नाम बेटा? टर्नओवर को। और बोरोइंग को 10 से 50 के बीच में होना है। लेवल 3 होने के लिए इधर और हाँ, लेवल 3 होने के लिए 10 से 50 तक का टर्नओवर होना है और बोरोइंग 2 से 10 के बीच में होना है। ओके। और बाकी जो भी एंटिटी बच गया, जो कि बहुत ही छोटा एंटिटी है, आप उसको बोलोगे दे आर लेवल 4। तो मैं इसको इस तरह से बच्चों को बोलता हूं, दीज आर बिग साइज, दीज आर मीडियम साइज, दीज आर स्मॉल साइज एंड दीज आर माइक्रो साइज एंटरप्राइजेस। लेकिन आप माइक्रो साइज एंटरप्राइजेस को भी देखिए कितने बड़े हैं। 9 करोड़ का टर्नओवर भैया यहां पे आता है। 9 करोड़ में 9 में 7 जीरो लगता है। बोलिए हाँ। 9 करोड़ का टर्नओवर माइक्रो में आ रहा है। 1 करोड़ 90 लाख का बोरोइंग। कमेंट करो जल्दी, बोलो किस में आ रहा है? माइक्रो में आ रहा है। एक तो ना यस सर मत बोला करो क्लास में, मतलब कुछ बोला करो जब मैं कुछ बोलने बोलूं तो माइक्रो में आ रहा है। तो कल मैं आप लोगों को बोल रहा था कि सुदर्शन अग्रवाल इंडिविजुअल
लेवल 4 में है। तो जितना मैक्सिमम एग्जेम्पशन एप्लीकेबल है ना, हमको सारा मिलता है। इवन दो आई फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बट आई गेट अ लॉट ऑफ एग्जेम्पशंस। कंपनियों में दो ही ब्रेकअप है, या तो ये वाला देख, या तो ये वाला, या इधर। ध्यान से सोचना मैं क्या बोल रहा हूं। हाँ, या तो ये वाला या ये वाला। नहीं, ये सारे कहां आ जाएंगे? एसएमसी में। और ये बड़े वाले नॉन एसएमसी। उसमें फिर लिस्टेड फास्टेड वाली भी कहानी आ जाएगी, जो कि रियलिटी में पॉसिबल है। तो कल हम लोग बहुत ही अच्छा से इसका डिस्कशन किए थे, सम भी बनाए थे। आज इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, सम बनाएंगे, क्लोज करेंगे, फिर ब्रेक लेंगे, फिर AS1 स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो कॉपी निकालो। कॉपी में एक नया पैराग्राफ लिखो। पैराग्राफ नंबर 31 होगा शायद। हाँ, लिखना 31 का A बना के लिखो। AS25। बच्चा आप पुराना क्लासेस किए हैं क्या? आज पहला दिन आए हैं। ओके, क्या नाम आपका? ओके, ओ वहां बैठे रहते थे ना, कल आपका नाम भी लेते। हाँ, क्या लिखा? कल वहां थे ना, कल या परसों? हाँ, वहां मतलब जूम क्लास में, टीवी में दिखता है मेरे को, तो हम उनको बोलते वहीं थे वो लोग, टीवी में ही। बोलिए, AS25। आप बताइए AS25 की क्या पिक्यूलियर सिचुएशन है? AS25 भूल गए आप? इंटरिम फिनेंशियल रिपोर्टिंग। नहीं, वो ठीक है, उसकी खास बात क्या है? वो एप्लीकेबल नहीं हो पाया। तो जब वो उधर कॉर्पोरेट में ही एप्लीकेबल नहीं हो पाया, तो इधर नॉन कॉर्पोरेट में कहां से एप्लीकेबल? और नॉन कॉर्पोरेट में तो सेबी भी नहीं है। अरे सेबी तो कॉर्पोरेट पे रूल बनाता है। तो AS25 भले हम आपको पढ़ाएंगे, आपके सिलेबस में हम पूरा पढ़ाएंगे आपको, लेकिन वो कहीं पर एप्लीकेबल नहीं है। तो A नंबर पैराग्राफ में लिखो, AS25 हैज नॉट बीन मेड applicable to any entity पलट पलट के नाम देखिएगा। हाँ, AS20 अर्निंग पर शेयर, पीछे में शेयर है। कुछ कमेंट कीजिए। आप लोग करेंगे सर? आप लोग कर पाएंगे? जितना बोलेंगे दिमाग लगा लगा करके उतना खुलेगा दिमाग। हाँ, उस पर लगने का चांस ही नहीं है, क्योंकि पर शेयर है। शेयर कैपिटल तो होना पड़ेगा भैया। प्रोपराइटर में तो प्रोपराइटर कैपिटल होता है, पार्टनर में पार्टनर्स कैपिटल होता है। शेयर कैपिटल कहां से लाएंगे? समझे मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये माने इसका नेचर ही ऐसा है कि ये कंपनियों पे एप्लीकेबल होता है, नॉन कॉर्पोरेट पे एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। बाद में लिखना, पहले देखो, नाम देखो जा करके और कमेंट करो सुंदर सुंदर सा। किसके किसके तुरंत बोलना जरूरी है, थोड़ा देर शांत भी रहा करो। AS21 कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, होल्डिंग और सब्सिडियरी का। होल्डिंग भी कंपनी, सब्सिडियरी भी कंपनी, तो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी पे एप्लीकेबल होने का चांस ही नहीं है। उसी का छोटा भाई AS23 और एक छोटा भाई AS27। इसको बोलते हैं बेटा, इधर देख, इसका नाम है अकाउंटिंग। तुम लोग थोड़ा शांत रहो, तुम लोग थोड़ा शांत रहो, जब मैं बोलूँ उसके बाद बोलना। इसका नाम है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। वैसे ये कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एंड एसोसिएट है। जैसे कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी है ना, आपको पढ़ाएंगे सब पूरा अच्छा से एकदम। ये कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एंड एसोसिएट है, और ये कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एंड जॉइंट वेंचर है। तो सब में होल्डिंग कॉमन है, और उसके लिए कंपनी होना जरूरी है। तो ये नॉन कॉर्पोरेट पे एप्लीकेबल
होगा ही नहीं, इवन लेवल 1 पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज लेवल 1 भी तो है तो नॉन कॉर्पोरेट ही ना, नहीं समझे? तो आप जब इंस्टीट्यूट की बुक पढ़ोगे ना तो बोलेगा लेवल 1 पे सब एप्लीकेबल है, पर सब एप्लीकेबल है कहां से करा दो, निकाल दो मुकेश अंबानी का अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर मुकेश अंबानी निकलेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सो पॉसिबल नहीं है। तो भले वो लोग लिख दिया, तुम चिल्लाना मत, वो लोग ये बोल के लिखा कि भाई तुम लोगों को एग्जाम्शन नहीं है। अब प्रैक्टिकली तुम जब अप्लाई नहीं कर पाओगे तो कहां से अप्लाई करोगे बताओ? ठीक है, लिखो AS20, AS21, AS23, AS27 cannot practically be applicable on non-corporate entities. गुड। तो अब इसको एक 5 का एक ग्रुप बना लो, ये 4 और ऊपर वाला 5, कौन सा 5वां? 25 नंबर। हाँ, और धीरे धीरे देखना तुम्हारे दिमाग में रहने लग जाएगा, और हम लोग तो अभी पढ़ेंगे लगातार, ये सारे नाम नंबर सब याद होने लग जाएंगे। तो 25, 20, 21, 23 और 27 ये 5 नॉन कॉर्पोरेट पे एप्लीकेबल नहीं है, और 25 तो इवन कॉर्पोरेट पे भी एप्लीकेबल नहीं है, अलग से लिखा दिए थे। तो इन 5 को अलग से बात दे दो, ये खत्म हो गए। बाकी जो 22 बचे, 22 बचे, लेवल 1 पे एप्लीकेबल है। रिमेनिंग 22 आर एप्लीकेबल ऑन लेवल 1 एंटिटीज। लेवल 1 को और कोई एग्जाम्शन नहीं है, ये प्रैक्टिकलिटी की वजह से एग्जाम्शन है, क्योंकि लग ही नहीं सकता, अदरवाइज लेवल 1 को कोई एग्जाम्शन नहीं है। नीचे लिखो सी नंबर, ऑल अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल ऑन लेवल 1 entities. लिख दिए? लेवल 2, रुको लिखो नहीं, लेवल 2 3 नंबर और 17 नंबर, 3 और 17 कैश फ्लो स्टेटमेंट। 3 का तो नाम आपको याद होना चाहिए, हाँ, क्योंकि जैसे इन्वेंट्री का नाम मैं देखता हूं हमेशा आपको याद है AS2, हाँ। 3 भी मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे बोलते हैं। तो 3 हो गया कैश फ्लो, 17 हो गया सेगमेंट रिपोर्टिंग। लेवल 2 को एग्जाम्शन है, तो ये 5 तो है ही। हेलो, हाँ, तो ये 5 तो इवन लेवल 1 भी फॉलो नहीं करता है, तो लेवल 2 बेचारा कहां से फॉलो करेगा? तो ये 2 एक्स्ट्रा एग्जाम्शन है। और प्लस सोच के बताओ प्लस क्या बोल पाओगे? ये 5 तो सबको ही है, ये 2 एज फॉलो नहीं करना है लेवल 2 को, और भी लेवल 2 को कुछ एग्जाम्शन मिलेगा। 15, हाँ, वो जो डिस्क्लोजर वाले, ऐसे मत बोलो, ऐसे बोलो 15, 19 वगैरह में सर जो डिस्क्लोजर वाला कहानी सब नहीं था क्या? स्मॉल जो टाइनी जिसको हम लोग बड़ा बना दिए थे, आप फिर बोले चिंदी है, कोई डिस्क्लोजर बड़का चीज नहीं है, तो वो छोटा डिस्क्लोजर लेवल 2 को है। ठीक है सर, उसका नंबर आप लिखा दीजिएगा, फिर हम लोग याद भी कर लेंगे धीरे धीरे करके। और कल याद है कैसे सब में लिखना पड़ा था हम लोगों को, वो वाला पैरा भी लिखना पड़ा था, तो हम लोग इस बार भी लिखेंगे, वो हम लिखवा देंगे। लिखो लेवल 2, हाँ बेटा, ये डी नंबर विल नॉट फॉलो level 2 will not follow AS3 and AS17.
अच्छा सर, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन आया, आपको सीधे क्वेश्चन आया लेवल 2 पे, आपको पता चल गया ये लेवल 2 का क्वेश्चन है, वो जो बोरोइंग बारोइंग देख करके ना तुमको पता चला लेवल 2 का क्वेश्चन है, तो आपको बोला गया एग्जाम्पशन बताओ। हाँ, वो 2 ठो मत बताइएगा, वो 5 ठो भी बताइएगा, समझे? कौन सा 5 ठो? ये वाला 5 ठो भी बताइएगा, और फिर ये 2 ठो बताइएगा, और फिर वो जो डिस्क्लोजर वाला हम लिखाएंगे वो बताइएगा। बट डिस्क्लोजर वाले में खाली डिस्क्लोजर एग्जाम्पशन है, प्लीज एज फॉलो करना है, माने पूरा एज फॉलो करना, उसका 1 सेंटीमीटर खाली फॉलो नहीं करना, 2 किलोमीटर करना है। तो प्लीज को बहुत बड़ा चीज मत मानिएगा, दे आर स्मॉल टाइनी टाइनी एग्जाम्पशंस। ओके, लिखो, बताओ क्या लिखे? फुल स्टॉप, further some disclosure related exemptions and certain other exemptions in AS 10, 11, 13, 15, 19, लिखे 22, हाँ 19, 22, 26 and 29। एक बार हमको बताइए फिर से, आपने क्या क्या नाम लिखा? 10, 11, 13, 15, 19, 22, 26, 29। ठीक है। वहां कल जब पढ़ रहे थे कंपनी वाले में, तो आप 5 ठो बता रहे थे। ये बच्ची ममता भी अभी बता रही थी, कौन सा 5 था? 15, 19, अब बताओ 20, और रुको ना रे बाबा, अब 20 बताओ, 20 और उधर बताओ 20 में, यहां 28 भी एग्जाम्पशन में, हम लिखा रहे हैं। अर्निंग पर शेयर तो पूरा ही एग्जाम्पशन है, अर्निंग पर शेयर तो पूरा ही एग्जाम्पशन है। और बोलो 28 और 29, तो 28 यहां पर भी है, यहां 28 भी लिखो, 26, 28। हाँ 26, 28, 29। और 20 क्यों गायब हुआ समझे? हाँ 20 तो ऊपर से पूरा ही गायब है ना, तो फिर सटेन क्या रे बाबा, पूरा ही 20 तो गायब है। अब आपको समझ में आया? तो चलो एक बार इसको रीडिंग कर लो। 10, 11, 13, 15, 19, 22, 26, 28 एंड 29। इसके एग्जाम्पशन प्लीज बड़े बड़े नहीं है। 100 पैराग्राफ है तो 2 पैराग्राफ एग्जाम्प्ट, 300 पैरा है तो 4 पैराग्राफ एग्जाम्प्ट, ऐसा है। सो इसको लेकर के ह्यू एंड क्राई मत मचाना। ये नहीं भी लिखोगे तो ज्यादा मार्क्स नहीं कटेगा, 0.5 मैक्सिमम। ओके, नीचे पर हम लोग लिख पाएंगे नहीं क्या? नीचे लिखो लेवल 3 एंटिटीज। will not follow level 3 entities will not follow। सोचिए आपको क्या बोलना चाहिए। वो 5 तो पक्का ही रहेगा, समझे? कौन सा 5? स्टार्टिंग वाला 5 तो एग्जाम्पशन पार्टिसिपेट कीजिएगा, स्टार्टिंग वाला 5 तो रहेगा ही। लेवल 2 वाला भी रहेगा, 3 और 17 रहेगा ना। इनको 2 और एक्स्ट्रा, 18 और 24 लिखो। आप लिखो, बाद में नाम पढ़ना।
लिखो AS level 3 entities will not follow AS3 17 18 and 24। मैं आपको बताता हूं, आप पलटना मत। 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स पे है, 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन पे है। कुछ महीनों में आप लोग पढ़ेंगे, तब देख लेना बाद में पलट के। तो इनको 4 एग्जेम्पशन है, उसको 2 है लेवल 2 को, और 5 कॉमनली सबको है। बोल पाओगे? 5 जो कॉमनली सबको, एक बार देख के बोलो, देख के, यहां मेरा कॉपी, मेरा कॉपी। नजर नीची नहीं करोगे, लगातार मेरी तरफ देखोगे। 25 20 21 23 27 जब क्वेश्चन आएगा तो बिना देखे लिखने बोलेंगे हम। कोशिश करना, अवार्ड भी मिलेगा। 3 और 17 2 को एक्स्ट्रा एग्जेम्पशन, 3 17 18 24, या खाली 18 24 ऐड करते हैं ना, वो तो कॉमन रहेगा ही। 18 और 24 लेवल 3 को एक्स्ट्रा एग्जेम्पशन, ठीक है। और डिस्क्लोजर वाला वो कॉमन है, डिस्क्लोजर वाला वो कॉमन है। लिखो some disclosure related exemptions and other certain exemptions from AS, इसको देख के लिख दो। यहां देखो, फिर से बोलो। AS 10 11 13 15 17 तो पूरा ही एग्जाम्पशन है, 19 22 26 28 29। डन। अब लिखो लेवल 4। डैश करके लिखो AS3 7 नहीं 7 नहीं 17 18 24 and 28। 28 इज अबाउट इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स। पूरा सिलेबस में आपके नया आया है, बहुत ही मजेदार है, पढ़ोगे आप। ये पूरा एग्जेम्प्टेड है। देखो, आर नॉट एप्लीकेबल। आर नॉट एप्लीकेबल, नन। और डिस्क्लोजर रिलेटेड वाले वो सारे लिख दो, खाली 28 हटा देना वहां से। बोलो क्यों? क्योंकि 28 जब पूरा ही एग्जेम्प्टेड है तो फिर डिस्क्लोजर वाला क्या बात हो गया। लिखो सम, नहीं वहीं पे F पैरा में ही, सम डिस्क्लोजर रिलेटेड exemptions and certain other exemptions in, हाँ कर रहा हूं रौनक, वेट करना। लेवल 4 में वापस से लिख दूंगा, बुक कॉपी दिखा दूंगा, तुम कॉपी कर लेना। क्या बोला? कौन सा लिख रहे हो? AS 10 11 13 15 19 22 26 29। ग्रेट। अब बंद कर दो, ये डिस्कशन कंप्लीट है, हम लोग सम बनाएंगे। बट एक बार मेरे बोर्ड पे देखो, दिख रहा है? ऐसे मत कर, मेरे को अपना तरीका से बोलने दे। तुम लोग के लिए नंबर है, हम लोग के दिमाग में एज घूमता है। इतना एग्जेम्पशन किसको मिला हुआ? फुल डिस्क्लोजर वाली बात को इतना इज्जत मत दो। इतना एग्जेम्पशन माने 10 ठो एस में एग्जेम्पशन, ये मेरे को मिला हुआ है।
ये मेरे को मिला हुआ 10 तो एग्जेम्पशन। अगर हम अपने किसी ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू करेंगे ना, तो भी हमको डिस्क्लोजर करने की जरूरत नहीं। आप पढ़ोगे अभी कुछ दिनों में, हमारी अगर कोई एसेट इंपेयरमेंट भी हुई होगी ना, अब उस दिन इंपेयरमेंट का बात बता रहे थे ना, आज भी थोड़ा सा बताएंगे। हमको इंपेयरमेंट अकाउंटिंग ही करना नहीं है, अकाउंटिंग ही करना नहीं है। हमको सबसे ज्यादा एग्जाम्शन मिला हुआ है क्योंकि हम लेवल 4 में हैं। ठीक है, अब काटिएगा। हाँ, लेवल 3 के लिए क्या बोलते हो? उल्टा से चल रहे हैं, उल्टा से। खाली 28 हटा दूं? गुड, ये हुआ लेवल 3 का एग्जाम्शन। देखो मत, मेहनत करो, बाद में क्रॉस चेक करना। लेवल 2 के लिए आइए, 18 और 24 भी हटा दीजिए। लेवल 1 के लिए आइए, 3 और 17। पहले सीधा करके पढ़े हैं, अभी उल्टा करके पढ़े। आप कॉन्फिडेंट हुए? चलो अब सीधा करके पढ़ते हैं। लेवल 1 को 20, 21, 23, देखो मत और चुप रहो। जब मैं बोलने बोलूं तब बोलना। लेवल 1 को 20, 21, 23, 25 और 27 फॉलो नहीं करना, क्योंकि प्रैक्टिकल ही फॉलो करना नहीं है। इसको कर ही नहीं सकते आप। यू कैन डू इट, इट्स नॉट पॉसिबल। 25 तो एप्लीकेबल ही नहीं किया गया और ये कंपनियों पे एप्लीकेबल होता है, तो इनको तो आप कर ही नहीं सकते। तो लेवल 1 को खाली ये 5, लेवल 2 को बोलना कोशिश करो, 3 और 17, लेवल 3 को 18 और 24। वेरी नाइस, देखिए याद हो गया ना। और लेवल 4 को जगह खत्म हो गया, 28। इतना भी कंफ्यूजन नहीं है। और 1-2 बार आंसर लिखोगे ना तो याद रह जाएगा, और कॉपी में तो लिखा हुआ है। एक बार खाली रिवीजन मारना है। डन। हम लोगों का आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरा। चलो, हाँ, ये पूरा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट फ्रेमवर्क, सेकेंड इंट्रोडक्शन, और थर्ड वन एप्लीकेबिलिटी। मैं ना तीनों को ग्रुप बना के एक साथ पढ़ाता हूं। इंस्टीट्यूट की बुक में देखोगे तो 3 चैप्टर है, मेरी बुक में भी क्वेश्चन आंसर के हिसाब से देखोगे तो 3 चैप्टर है, बट वो एक साथ पढ़ने में ज्यादा मजा आता है ग्रुप बना करके। चलो, आप बुक में क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ोगे, पेज नंबर 9। वो लेवल 4 वाला वो बच्चा कुछ पूछ रहा था, जरा देना तो कॉपी। आपका तो हैंड राइटिंग बहुत अच्छा नहीं है, तो बता। हाँ, ये ठीक है। जो स्टूडेंट जूम क्लास में नहीं लिख पाए थे ना, लेवल 4 वाला पूछ रहे थे ना, वो ये लिख लो। अनुपम, एसी चला ना, गर्मी करके रखा तुम। ओके, डन, गुड गुड गुड। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, पेज 9, क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ लिए? क्या लगता है, बोल पाओगे? वेरी नाइस। तो क्या नाम? असमीज गाय, काश्मीर। हाँ, क्या नाम तेरा बेटा? बैठ के बोल। अंकुर। ओके, बोलेगा कि डर लगता है? डर लगता है। बोल पाएगा ना? हाँ, तो डरना नहीं मेरे से। जो नहीं बोल पाते उनको हम ज्यादा नजदीक रखते हैं और ज्यादा बुलवाते हैं कोई भी तरीका से,
लाइफ में आगे तो बोलना तो पड़ेगा ना, बिना बोले कैसे पैसा कमाएंगे? सीए भी बनेंगे तो बोलना तो पड़ेगा सामने वाला को, यस और नो? तो चल बता देख करके, इसका टर्नओवर कितना है अंकुर? टर्नओवर कितना है इस कंपनी का? कंपनी नहीं, पार्टनरशिप फर्म है। टर्नओवर कितना है? 1.25। एकदम छोटा में है कि एकदम छोटा ना? टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे होते ही छोटा है। और बोरोइंग कितना है? 0.95। सबसे छोटा वाला भी 2 है, 2 से नीचे सबसे छोटा हो गया ना। ले मैं यहां पे दिखाता हूं, ये जो फोटो बनाया था एक तो छोटा सा मैंने लास्ट क्लास में, आप देख सकते हो, ध्यान में है? तो ये लेवल 4 एंटिटी है, ये सुदर्शन अग्रवाल है। इसको मैक्सिमम एग्जेम्पशन मिलेगा। मांगा क्या है क्वेश्चन में? एडवाइज द मैनेजमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप फर्म इन रेस्पेक्ट ऑफ एग्जेम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज पर द डायरेक्टिव्स इश्यूड बाय द आईसीएआई। तो कैसे नरेट करना है सिखाए थे कल आपको। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखना पड़ेगा? हाँ, डेफिनेशन का डिटेल, फिर उसका डिटेल, फिर कंक्लूजन की ये लेवल 4 है, याद है? फिर एग्जाम्पशन जो जो है, तो पूरा 5 मार्क्स मिलेगा। चलो लिखते हैं, लिखो। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज non-corporate entities are covered under या classified under, covered लिख दे तो काटना मत बेटा, काट दे तो फिर classified लिख दे, फिर classified मत काटना, कोई भी एक चीज मत काटना। covered under level 4 entities if their turnover does not exceed, सोच के बोलिएगा मैं कौन सा अमाउंट बोलूंगा। लेवल 4 में बोल रहा हूं मैं, हाँ हड़बड़ाना मत। 10 crores and their borrowings do not exceed 2 crores। बस ये 2 ही पॉइंट लिखो, इससे अपना काम हो जाएगा। अब नीचे MS Omega and Company has turnover, बोलो 1.25 crores, ब्रैकेट में लिखो विच इज लेस देन 10 crores, ब्रैकेट खत्म करो, लिखो एंड बोरोइंग्स 0.95 crores, ब्रैकेट में लिखो विच इज लेस देन 2 crores, ब्रैकेट भी खत्म करो, फुल स्टॉप भी दे दो। MS Omega and Company is a level 4 entity। ये पहले लिखिएगा, इस पे 2 मार्क्स रहेगा, फिर 3 मार्क्स रहेगा आप एग्जाम्पशन लिखने पे। तो पूरा एग्जाम्पशन कौन से एस में है पहले वो लिखना है। लिखो
this partnership firm is exempted from the application of दस ठो नाम बोलिएगा, 10 ठो। पहले वो 5, अच्छा ऑर्डर में बोल पाओगे? ऑर्डर क्यों बोलते हो? 10 ठो बोलिए ना, बिना ऑर्डर के, बिना ऑर्डर के बोलिए बेटा, अच्छा रहेगा, नहीं तो फंस जाएंगे आप। ऑर्डर बनाने के चक्कर में जब मास्टर बन जाए, मान लीजिए 4 महीना बाद ऑर्डर बनाइएगा ना, अभी पहले वो 5 ठो बोलिए तो लिखते जाओ। AS20, AS21, AS23, AS27 और AS25। अब और 5 ठो AS3, हाँ ये तो सीरियली याद है। AS3 17, 18, 24, 28। ये पूरा पूरा एग्जाम्शन है, देखना भी नहीं है आपको, भले आपके यहां हो रहा हो फिर भी इग्नोर मार देना है। जैसे मेरे यहां बहुत इंपेयरमेंट होता है, बहुत जगह पे इंपेयरमेंट होता है, पर इग्नोर। एक बढ़िया सा अकाउंटिंग एस्पेक्ट हमको इग्नोर करना पड़ता है। लिखो, और छोटा छोटा कुछ एग्जाम्शन है ना, टाइनी टाइनी वाला, डिस्क्लोजर वाला, लिखो, पैरा चेंज करके लिखना। फर्दर some disclosure related exemptions and some other exemptions from, ये मेरे को भी याद नहीं रहता ऑनेस्टली, ये आपको याद करना एग्जाम के लिए, ये वाला। और इसमें ये मत लिखिएगा, लॉजिक समझते होंगे आप, ठीक है? लिखो, फ्रॉम AS10, 11, 13, 15, 19, 22, 26 एंड 29, बस खत्म सब। ओके, अब एक तो इस तरह से बोलिए तो एक बाहर का क्वेश्चन, एक आइडिया वाला बात, और उसके ऊपर फिर एक छोटा सा क्वेश्चन। ये जो बिजनेस एंटिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस एंटिटी या कॉमर्शियल एंटिटीज या इंडस्ट्रियल एंटिटीज, तो यही लोग तो सेल, परचेज, खर्चा, सैलरी, रेंट, असेट, डिप्रिसिएशन का कहानी करते होंगे। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाया गया ना, तो बोला गया ना कि जिनका जिनका ऑडिट होता है उनके उनके ऊपर एप्लीकेबल है, बोला गया था ना। उसमें साथ में ये भी बोला गया था कि ऑल एंटिटीज विच आर इनटू दिस बिजनेस, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, मतलब जो पूरा चैरिटेबल एंटिटी होता है ना, पूरा चैरिटेबल मतलब, हाँ समझे, मतलब जिनका पूरा ही चैरिटी है, 1 रुपया का भी बिजनेस एक्टिविटी उसके अंदर नहीं है, उनके ऊपर एएस एप्लीकेबल नहीं होता। नहीं समझे? उनके ऊपर एएस एप्लीकेबल नहीं होता। अब खतरा कहां पे मालूम? अगर कोई चैरिटेबल एंटिटी है, उसका 95% चैरिटी वर्क है, 5% लेकिन बिजनेस एक्टिविटी भी होती है। जहां पे चैरिटी होती है वहीं पे कोई स्टॉल लगा के बिजनेस भी कर लेते हैं, तो 5% एक्टिविटी बिजनेस वाली भी है। जानते हो उनके साथ खतरा क्या है? नहीं आप बताओ, गेस करो आप, रुको अच्छा से बोलना। 95% चैरिटी है, 5% बिजनेस एक्टिविटी है। आप राइट हैं। आप क्या बोले? हाँ आप राइट हैं, गुड। खतरा जानते हो क्या है बेटा? हाँ, उनको
इस एक्टिविटी पे तो एस फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तो बिजनेस एक्टिविटी हो गई, उन सालों को इस पे भी करना पड़ेगा। ये 95% वाली जो एक्टिविटी एस के परव्यू से बाहर थी ना, प्योर चैरिटी होने से, 100% चैरिटी होने से तो बाहर था। अब 5% बिजनेस एक्टिविटी करने के कारण इस 95% चैरिटेबल एक्टिविटीज के ऊपर भी एस लग गया। तो हम लोग इसको ऐसे समझाते हैं बच्चों को, या तो चैरिटी करो तो पूरा करो, वरना मत करो। क्योंकि 1% भी तुम बिजनेस एक्टिविटी कर लिया ना, तो पूरा में एस एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये एक डिस्कशन आपके काम का है, और इसके ऊपर मेरा अगला वाला क्वेश्चन है। तो इसका कोई नोट हम नहीं लिखा कि सीधा क्वेश्चन में आंसर करा दे रहे हैं, इसका अलग से थ्योरी का नोट हम नहीं लिखा रहे हैं, चलेगा? चलो, क्वेश्चन नंबर 2, पेज 9। आंसर लिख पाओगे? पढ़ लिए? क्या बोलेंगे आप? एक लाइन में बोलिए, फिर हम सजा के लिखाएंगे। पूरी एक्टिविटीज पे एस एप्लीकेबल होगा, बस सिंपल आंसर यही है। गुड, लिखो। लिखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल on entities engaged in, इसका फुल फॉर्म में बताइए, बिजनेस कॉमा कॉमर्शियल कॉमा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। लिखो, एंगेज्ड इन बिजनेस कॉमा कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। इसको फुल स्टॉप कर दो। कर दिए? फिर वहीं से एक लाइन स्टार्ट करो, पैरा चेंज मत करना। हाउ एवर ए चैरिटेबल entity which does not engage in any, वही तीनों नाम फिर से लिखो, बिजनेस कॉमा कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज is not required to follow accounting standards. अब पैरा चेंज करो और लिखना स्टार्ट करो। हाउ एवर इफ even a small proportion of activities is of business nature
of a charitable entity comma AS will be applicable AS will be applicable to all these activities. दीज नहीं, ऑल दी करो, दीज थोड़ा रॉन्ग इंटरप्रिटेशन जाता है. ऑल दी एक्टिविटीज, ब्रैकेट में लिखो बिजनेस और कॉमर्शियल, बिजनेस और चैरिटेबल. ऑफ द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन. ये इस तरह से आंसर लिखोगे तब 5 मार्क्स मिलेगा. नहीं, इसमें क्या चीज का ना, ये वो वाला चीज नहीं है तुम जो समझ रहे हो. लेवल 1 लेवल 2 वाली बात नहीं है. ये एस या नो एस, ये उसकी बात है. यहां पे साइज वाला कहानी नहीं है. क्वेश्चन नंबर 5 देखो, वो आखिरी क्वेश्चन बचा हमारा और हमको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा. पढ़ो. बोल बेटा. ये पिछला वाला में कुछ बेच नहीं सकता या प्रॉफिट नहीं कमा. नहीं, बेचना भी आपको चैरिटेबल की तरह बेचना होगा. हाँ, मतलब फंड रेज के टाइप से बेचो, पूरा प्योर चैरिटी. चलो पढ़ो. सेम क्वेश्चन है, खाली हाँ या ना बोलो. यही सेम टू सेम क्वेश्चन है. कौन सा के बराबर क्वेश्चन है बताओगे मेरे को? हाँ, कौन सा? ओमेगा वाला सम है ना, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, तो लिख लो. हाँ, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1. अच्छा, अब क्या है जरा देखिए. पहली बार अपने अकाउंट्स की क्लास में ये वाला काम कर रहा हूं मैं. हमको भी बड़ा अजीब सा लग रहा है. पेज नंबर 1 में जाइए. गए पेज नंबर 1 में, और वहां एमसीक्यू है देखिए. और एमसीक्यू की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सुन लीजिए. जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, आपके दिमाग में एक आंसर सेट होता है. मुझे कोई शिकायत नहीं है उससे, लेकिन आपके दिमाग में जो आंसर सेट होता है तुरंत उसको मत ढूंढिए उसके अंदर. आप चारों को पढ़िए प्यार से. 4 जो ऑप्शंस रहते हैं ना, पढ़िए, एनालाइज कीजिए. हाफ ए मिनट, 20 से 30 सेकेंड के बाद आंसर दीजिए. तो कई बार इंस्टीट्यूट उसके बीच में जो आपका चॉइस होता है ना, उसमें वो थोड़ा सा कुछ ना कुछ ट्रिक खेल देता है. तो आप तुरंत बोल देंगे हाँ ये वाला हो गया, लेकिन फिर देखेंगे नहीं दूसरा वाला तो ज्यादा करेक्ट लग रहा है. तो केयर ले लीजिएगा. चलो पढ़ो और हाथ उठा के आंसर देना है. जिसको मैं पूछूंगा वही आंसर देगा. देखते हैं हम लोग कैपेबल बने हैं या नहीं बने हैं. हम लोग ध्यान से क्लास अटेंड किए हैं या नहीं किए हैं. पढ़ लिए? बताइए आप लोग हाथ उठा करके कि कौन कौन इसका जवाब दे पाएगा. सबका हाथ उठना चाहिए. गंदा लोग पढ़े ना बहुत अच्छा से हम लोग. और पैरा में मिलेगा ना, अपने कॉपी में लिखा हुआ मिलेगा कि नहीं हमको बता. ये क्वेश्चन कॉपी में लिखा हुआ मिलेगा कि नहीं. और 50 बार बात हुआ है. और मैं तो ये भी बोला घुमा करके कहानी बनी है. अंशु का नाम लेकर के बोला, सुदर्शन अग्रवाल इंस्टीट्यूट अंशु. याद है वाली बात हुई बार बार.
तो क्या बोलते हो बताइए इसका आंसर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज इन इंडिया। हाँ, आर इश्यूड बाई ICAI। तो वहीं सी में टिक लगा दो या नीचे में 1 का सी लिख दो। टिक लगा रहे हो? हाँ, तो फिर इसको ना MCQ सब यहीं पे कर लेंगे हम लोग। हाँ, कॉपी तक नहीं लेके जाएंगे इसको। हाँ, पेन पेंसिल कुछ भी कर लेना बेटा, अपने लिए है, अपने कौन छोटे बच्चे थोड़ी हैं। 2 नंबर, दो नंबर को बहुत ना कुछ मत बोलो, पढ़ो, सबको टाइम दो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हार्मोनाइज द अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एलिमिनेट द नॉन कॉम्पेरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कितना प्यारा लगा पढ़ के, हाँ, कितना सुंदर लगा पूरा सच है। आगे, इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये भी प्यारा लगा पढ़ के, हाँ, लगा पूरा सच है। आगे, बोथ A एंड B। अब और अच्छा लगा कि हाँ, ये साला पूरा सच है, बोलिए हाँ। एंड देन मैनिपुलेट द डेटा। बाप रे बाप, फॉर द मैनेजमेंट। ये बायसनेस, इसको बोलते हैं बायसनेस। याद है मैं एक वर्ड बोला था, अनबायस्ड। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है? सी लिखो। इतना जल्दी जल्दी अमन आगे बढ़ के आंसर मत दे पगला, नहीं तो बोला 2 का C 4 का D इतना है ना पगला, बट बेवकूफ आदमी। सुनिए, मेरी क्लास में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोई भी बच्चा ये जो एक्स्ट्रा स्मार्ट प्ले करता है ना, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। हम बहुत स्मार्ट है रे बाबा, क्या कर रहे हो? तू लोग पैसा दे के आया ना मेरे पास कि हम की तुमको पैसा? आराम से पढ़िए, पूरा टाइम है। अभी फील हुआ ना कि हाँ हम लोग कुछ बड़ा पढ़े, एक तो अच्छा सा चैप्टर कंप्लीट किए, स्टैंडर्ड चीज पढ़े, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। एक्साइटमेंट क्यों है? MCQ है तो भी आराम से सब बच्चों को पढ़ने दीजिए, ढंग से देखने दीजिए। हाँ, चलो 3 नंबर पढ़ते हैं। इट इज एसेंशियल टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज इन ऑर्डर टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। ये वर्ड डिस्कशन में आया था। कंसिस्टेंसी, कॉम्पेरेबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। ऑब्वियस है ना, मतलब सभी के ऊपर बातचीत अलग अलग किए हैं, और ये पूरा चैप्टर एस का इसीलिए था। तो 3 का आंसर है D। सलोनी बाग, रौनक दे, समित सिन्हा, फरजान, सब राइट हैं आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन। Which committee is responsible for approval of accounting standards and their modification for the purpose of applicability to companies? कंसल्टेशन और उसका बात नहीं हो रहा है प्लीज। यहां पे 2 ही कंफ्यूजन होगा, मैं नहीं बोलूंगा। आप लोग आंसर दीजिए, एक बार गलत भी दीजिए, अच्छा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं आपको पैरा रीड करने बोलूंगा कि देखना आप कहां फंसे। बताइए, applicability of the companies, for the purpose of applicability of AS to the companies, which committee is responsible with regard to the approval of accounting standards and their modifications? MC। देखो 2 ही जगह लड़ाई है इसमें, MC और नफरा। बाकी नीचे तो दोनों तो सुने नहीं, नाम ही नहीं सुने साला। हम लोग क्लास में नाम भी आया कहीं नहीं? आया था, इसका नाम तो आया था, IASB का नाम तो आया था, लेकिन इसका तो नाम ही नहीं आया। तो ये तो ऐसे जिक्र के बाहर है। तो याद करना और हाथ उठा के बोलना। नफरा से MCA 2 ही काम करवाता है, कंसल्टेशन, रिकमेंडेशन। याद है, दोनों वर्ड बड़ा प्यारा सा लिखाए थे हम अच्छे से। जाओ पलटो कॉपी में वो जगह और लाउडली मुझे पढ़ के सुनाओ। तीन 4 पेज का नोट हो गया कि 10-12 पेज का हो गया? 18 पेज का नोट हो गया। देख रहे हो, थ्योरी में खाली। हाँ, मैं तो डिसाइड किया ना, मेरे को समझ में आ गया कि हर चीज लिखाना होगा बच्चों को।
कहीं पे है ना, गैप में नफरा, MCA टेक्स कंसल्टेशन एंड रिकमेंडेशन। क्या यहाँ पे कंसल्टेशन और रिकमेंडेशन वर्ड यूज हुआ है? तो इसका मतलब नफरा का बात नहीं होना चाहिए। यहाँ तो हार्डकोर एप्लीकेबिलिटी का बात कर रहा है ना, तो क्या आंसर करोगे? MCA। रौनक दे गलत है, एक्साइटमेंट की वजह से। और नफरा किसको कंसल्टेशन देता है? हाँ, MCA को। सरकार ने बनाई बेटा कमेटी। नफरा का पहले नाम था नकास, उसका नाम था फुल फॉर्म नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, NACAS। फिर अकाउंटिंग वर्ड को हटा करके फिनेंशियल रिपोर्टिंग कर दिया। डोंट टॉक, और नाम बदल के नफरा कर दिया। चले, तो MCA मान गए आप लोग इसको? गुड। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, ये थोड़ा सा गेस करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग ग्लोबल स्टैंडर्ड के ऊपर ज्यादा नहीं पढ़े, बट वो जो IASB IISc वाला बात पढ़े थे ना, पढ़िए ना, आप आंसर कर पाओगे। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ मनी। फ्लो ऑफ मनी का बात मैं कर रहा था कि पहले 2 ही गाड़ियां दिखती थी हिंदुस्तान में, वहां ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यूनिफॉर्मिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और ऑल द थ्री इज द ऑब्वियस चॉइस। हाँ, तो इस तरह से भी ना कुछ कुछ आंसर्स आपको चुनने पड़ेंगे। चलो, ये MCQ कंप्लीट होता है। गुड है नहीं? MCQ भी करना पड़ा कभी लाइफ में। हाँ, मेरी लाइफ में पहली बार। हाँ, हम लोग कभी सोचे नहीं कि ऐसा भी होगा अकाउंट्स में। नहीं भाई, ठीक है, टीचिंग का ही बात करो। हम लोग क्लास 7-8 में MCQ नहीं आता था क्या? छोटे बच्चों की क्लासेस में MCQ। हाँ, चलो अब चैप्टर 2 में चले जाओ। फ्रेमवर्क वाला MCQ है, क्योंकि मैं तो एक साथ ही पढ़ाया ना तीनों चैप्टर को, तो मेरे को तो एक साथ ही कराना पड़ेगा बेटा, मैं तो अलग अलग कैसे कराऊं। लेकिन आप सिर्फ ये देखो कि अपने पढ़ाई के दम पे अपन MCQ का आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। एक आध दो ठीक है, नहीं कर पाए तो मैं हेल्प कर दूंगा, बट बाकी मेजॉरिटी में आप कर पाना चाहिए। इसी के लिए इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसीलिए हर पैराग्राफ हम लिखा रहे हैं। पहले क्या था, मेरा बुक क्या है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में देता था, माने लिखाता नहीं था, क्लास में कम लिखाता था। अभी ये प्रॉब्लम है, लिखाता में कम था, लिखा हुआ कॉपी में भी, बुक में भी इतना कम था कि बच्चों को बहुत सारा इंटरप्रिटेशन करना पड़ता था। तो मतलब उस चीज से बाहर आना पड़ेगा इस बार, अभी नहीं चलेगा ये, इसलिए एक एक चीज इतना डिटेल में लिखा रहे हैं। डन? देखते हैं ना, एडवांटेज होगा ना। चलो, मेहनत ही तो कर रहे हैं। क्वेश्चन 1, पढ़ो और तुरंत आंसर मत देना, आराम से पढ़ो, फिर मैं देखूंगा आपकी तरफ, तब बोलना। The going concern concept assumes that the business can continue in operational existence for the foreseeable future. अच्छा लगा सुन के, हाँ? The business cannot continue in operational existence for foreseeable future. अच्छा नहीं लगा. The business is continuing to be profitable. नहीं अच्छा लगा, लेकिन ये उसमें कहानी नहीं थी। Going concern ये assume नहीं करता। The business cannot continue if it is not able to earn profit. वहां प्रॉफिट्स का कोई बात ही नहीं था। पहला वाला ऑब्वियस चॉइस हो गया ना। लेकिन चाहे जो भी बोलो, हाँ, सी और डी देने के बाद कंफ्यूजन तो पैदा कर दिया, क्योंकि हर लोग ना, बच्चा ये तो समझेगा साला प्रॉफिट तो ही चाहिए यार, प्रॉफिट तो चाहिए यार, चाहिए तो किसको मना है, पर गोइंग कंसर्न ये अज्यूम नहीं करता। गोइंग कंसर्न सीधा बोलता था बिजनेस विल रन फॉर एवर। चलो, ए पे टिक लगा दो। ये गेम है, 2 नंबर इज ए गेम। इंस्टीट्यूट तुम्हारे साथ गेम खेला है,
ठीक है, आप क्या नाम बेटा? ऋषि। ऋषि इसका जवाब देगा। और सुनो, गेम है, मैं बार बार बोल रहा हूं, हड़बड़ा के जवाब मत देना। कितना गंदा काम किया है, देखा कि नहीं? कैसा एमसीक्यू बनाया चोर, गंदा बनाया कि नहीं? मैं नहीं बनाया, इंस्टीट्यूट का है। बाप रे, ऐसा चीप चीप एमसीक्यू हम कभी नहीं बनाएंगे। हम सीधा प्रैक्टिकल सम एमसीक्यू में देंगे, फिगर वर्क के साथ बोलेंगे भैया इसका आंसर कितना, 2000, 5000, 10,000, 20,000। हाँ, एक चीज भी नहीं छोड़े हम, जहां जहां से जो जो क्वेश्चन है सब डालें, सब करेंगे। आई कैनॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। टाइम लगने दो। मेरा इनिशियल टारगेट था 80 क्लास का, जो फिर बाद में मैंने रिवाइज करके आप लोगों को बोला 90-96 लगेगा, और ज्यादा लगेगा। फिर 100 तो धीरे धीरे मैं बोलने ही लग गया था, 100 लगना है। हाँ, तो जितना लगे भैया लगने दो। ऑप्शन बी आप राइट हैं। तीनों में क्या चीज के कारण बाकी तीनों गलत हुआ? मटीरियलिटी, क्योंकि 4 क्वालिटी था, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस और कॉम्पेरेबिलिटी। नहीं, तो चारों में मटीरियलिटी कहीं था ही नहीं, और मटीरियलिटी तीनों में घुसेड़ करके तीनों को गलती करा दिया और एक ठो को सही कराया। हालांकि उनको 4 बोलना चाहिए था, नहीं, बट ठीक है, बी को टिक लगा दो। यस अर्घ्या, मटीरियलिटी था ही नहीं। करेक्ट, करेक्ट, गुड, सब लोगों ने ठीक बोला, गुड। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ सर, बैलेंस शीट तो ठीक है, P&L भी ठीक है सर। ये ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट क्या होता है ये तो हम लोगों को मालूम नहीं है, ये आपने हम लोगों को बताया नहीं है। तो अभी बता देता हूं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR ये एक एक्टिविटी होती है। हालांकि यहां पे कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखना चाहिए था इस आदमी को, क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में तुम्हारे जब आएगा ये काट के कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा, चिंता मत करना। बट CSR की रिपोर्ट बनती है और CSR का रिपोर्ट दिया जाता है, ठीक है। ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल करके कोई रिपोर्ट होता ही नहीं है। लिख लो, C नंबर आंसर इज करेक्ट। उसी के अंदर ही रहती है, मतलब एनुअल रिपोर्ट में रहती है। हाँ, 250 करोड़ ना कितना का कुछ में भी क्राइटेरिया अलग से, 500 करोड़ का कुछ होना चाहिए, बहुत सारा ज्ञान है उसमें। आपके एग्जाम बोलो ना, कैश फ्लो समझो ना आप इसको। अरे पहले CA फाइनल में था, अब इस बार से हटा दिया है CSR। रिपोर्ट बनाना सिखाते थे हम लोग। 4 नंबर पढ़िए। बोलिए, C ऑब्वियस है ना। मैं 3 चीज बोला था आप लोगों को, ये लिखा हुआ था क्या अपने कॉपी में है? जरा पलट के दिखा कौन से पैरा में है। नाइन नंबर कंसिस्टेंसी में है। अच्छा बच्चों, जैसे आज ये पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग ब्रेक पे जाएंगे तो कंप्लीट करके उठेंगे।
आप लोगों का खाली इतना सा जिम्मेदारी है कि ये जितना 30 पॉइंट हो गया ना टोटल, लास्ट शायद 30 हुआ ना, 31, ये एक बार आप पूरा गो थ्रू कर लोगे आज ही घर जा करके, फिर अपने साइड पे रख दिए। अगर आपका मन करे तो इंस्टीट्यूट का बुक उठा करके अगर आपको लगे कुछ देखना है आप देख लीजिएगा, मैंने 100% कवरेज इसमें कर दिया है। फिर भी स्टूडेंट को लगे नहीं सर बुक तो देखें, कम से कम देख लीजिएगा एक बार। डन। लास्ट, इंटरेस्टिंग बट इजी, प्रैक्टिकल। ये पूरा प्रैक्टिकल है। बोलो डी। हाँ अच्छा, इनकम से तो इक्विटी बढ़ती है, साला सम बनाए हम लोग, सम बनाए। एक्सपेंस से इक्विटी गिरता है और वो तो चेंजेज लिखा है वर्ड में, तो गिरना बढ़ना दोनों चेंजेज है। और डायरेक्टली कोई इक्विटी इन्फ्यूज ही करेगा, अगर जिसको इंट्रोडक्शन बोलते हैं आप लोग, तो ऐसे भी इक्विटी बढ़ेगी। तो इसमें 5 का डी इज करेक्ट। पेज नंबर 3 को देखो, मेरे को लगता है हम इसका सारा सम करवा दिए थे, एक बार चेक कर लो तो। अच्छा, कल ना आप लोगों ने होमवर्क का मेरे से सॉल्यूशन मांगा था, ग्रुप में मैंने सॉल्यूशन भेज दिया था, आपने देख लिया था। इसका आंसर आप लोगों का मैच किया मेरे सॉल्यूशन से? ओके, तो जिनको जिनको ये सम नहीं बनाया हुआ है वो बना लेना। होमवर्क का सारा सॉल्यूशन हम पीडीएफ उसमें भेजेंगे, पीडीएफ के थ्रू से, क्योंकि हम नया नया बनाए तो हमको भी बनाना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है, तो वो हम इस बुक में नहीं छाप पाए हैं, क्योंकि बुक तो आपने देखे क्लास के बीच में आया छप करके, तो वो हम सारा आपको पीडीएफ के थ्रू से भेजेंगे, आप चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद अगर आपको कोई चीज पे डाउट रहेगा तो या तो क्लास में या पर्सनली क्लास के बाद मेरे से मिल लीजिएगा। डिविडेंड को बोलते हैं और नॉन कॉर्पोरेट में ड्राइंग को बोलते हैं। सब लोग इधर ध्यान दीजिए, एक अच्छा सा क्वेश्चन आया है और हमको पसंद है डिस्कस करना। अंशु ने पूछा है क्वेश्चन कि सर ये कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर्स या डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स, ये क्या भला है? ओनर्स को ही इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं। ओनर इंडिविजुअल में ओनर हो गया, रे कंपनियों में इक्विटी शेयर होल्डर हो गए। इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं। सर इस तरह का इंग्लिश लेकिन हम लोग अभी सीखे नहीं है, बस तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग स्टार्ट होगा तो सीखोगे। वर्ड आते रहने दो बीच बीच में, कुछ भी दिक्कत हो हमसे पूछते रहो। तो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर माने इशू ऑफ कैपिटल। फाउंडेशन में इशू ऑफ शेयर पढ़ते थे, याद है? अगर शेयर इशू होता है जर्नल एंट्री क्या होती है बोलो? सीधा बड़ा वाला, एप्लीकेशन तक मत जाना, लास्ट वाला, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मान लीजिए मैंने 100 करोड़ रुपए का शेयर इशू किया, 10 करोड़ शेयर ऑफ 10 ईच, बैंक टू शेयर कैपिटल एंट्री होएगी ना, आप उसको एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल करके डिवाइड कर दो, बट अल्टीमेट एंट्री तो यही ना होता है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर्स या कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इक्विटी पार्टिसिपेंट्स या इशू ऑफ इक्विटी कैपिटल। प्रोपराइटर में हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। डन। डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिविडेंड। नॉन कॉर्पोरेट में ड्रॉइंग्स। ओनर लोग क्या ले जाता है बताओ बिजनेस से? ड्रॉइंग। प्रॉफिट को ड्रॉ करता है ना, प्रॉफिट जो लेके जाता है उसको आप लोग ड्रॉइंग ही तो बोलते हैं। कंपनीज के केस में उसका प्रॉपर नाम है डिविडेंड। तो आप लोग डिविडेंड अकाउंटिंग जब सीखोगे ना बेटा, तो डिविडेंड अकाउंटिंग कंपनी की बुक्स में भी सीखोगे, जिसको मिलता है उसके बुक में भी सीखोगे, शेयर होल्डर के बुक्स में भी सीखोगे। ओके। एक बच्चा पूछ रहा है सर हम लोगों का बुक्स कब डिस्पैच होगा? हो गया होगा हमको लगता है ऑफिस से, या आजकल में हो जाएगा। रेडी?
अब वो वाला बनाओ, क्या नाम, चैप्टर 3 वाला। हड़बड़ी करके कोई नहीं बोलेगा। अच्छा इस बार ना जिसको पूछेंगे वो बोलेगा, चॉइस कर लो, जिसको पूछेंगे वो बोलेगा। कैसे तो फिल इन द ब्लैंक्स कराया है, राइट क्वेश्चन है, बट फिर भी आप मतलब किस तरह से ये लोग क्वेश्चन बना सकता है बाप। हाँ प्लीज, हम इस तरह गंदा गंदा नहीं बनाते प्लीज। आप देखिए तो सही। एक तो मेरा, मैं हमेशा बोलता हूं, तुम लोगों को आज पहली बार बोल रहा हूं, सीए इंस्टीट्यूट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों को नॉलेज तो चाहिए, कमीनापन भी चाहिए, श्रूडनेस भी चाहिए। हम डेवलप कराएंगे, मेरा काम है वो। इस तरह से कचरा कचरा टाइप से क्वेश्चन पूछेगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते यार ये क्या तरीका है। कई बार तो आई टेस्टिंग करता है, आई टेस्टिंग, आंख से दिख रहा है कि नहीं चीज ठीक से, ऐसा क्वेश्चन डालता है। हम बोले यार दिमाग का टेस्ट ले लो यार, ये क्या तरीका फेल कराने का बच्चों को। बट दे डू दैट एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। अपने को तो मेहनत करना पड़ेगा ना सर, विल डू, क्या फर्क पड़ता है। बोलिए इसका तो ऑब्वियस आंसर है 50 करोड़। टिक लगा दीजिए। ये भी देखिए कैसा बनाया, चुपचाप आराम से देखिए। बोल पाएंगे सर? ऑब्वियस है, एकदम आराम से बोल पाएंगे। 17 इज दी आंसर। लगा दो टिक। देखिए नया नया बुक बना, देखिए ये चीज मिस्टेक। सुनिए बच्चों, आप लोग भी ना, जैसे आप लोग कोई होमवर्क में सम सॉल्व करोगे, कोई भी मिस्टेक होगा, देख बट नया बुक बना, अभी पहली बार बनाए, बहुत सारा मिस्टेक हो सकता है। तकदीर अच्छा है कि अभी तक हम लोगों को कोई वैसा एरर नहीं दिखा कि जिससे हम परेशान हो जाएं। कोई एरर हो ना तो हमको बता देना ताकि अगली बार के लिए इसको सुधार दें। हाँ चल, इजी चॉइस। हाँ इजी चॉइस। हाँ इस तरह का एमसीक्यू नहीं पूछो तो ही ठीक है, लेकिन उनके लिए तो एमसीक्यू है ना यार। हम लोग ना पढ़ लिए, इतना अब लगा कि हम इतना बार बात हो गया, उस वाला 250 करोड़ का फिगर जिंदगी में इतना बार यूज नहीं किए होंगे जो इस 5 दिन में यूज हम लोग कर लिए। नहीं तो अपने को लगता है कि बेकार है। नहीं नहीं लगेगा, ये सब क्यों टफ लगेगा, ये सब याद आ जाएगा। कौन सा आंसर दिया आप लोग? बी ना, क्वेश्चन नंबर 4। मेरे से एक बड़ा, मेरे से एक बड़ा, हम ठीक बोल रहे हैं ना, मेरे से एक बड़ा, क्योंकि मैं लेवल 4 में हूं, ये तो अब सबको क्लियर हो गया है। तो मेरे से एक बड़ा लेवल 3, 4 को सी टिक लगा दो।
बोलिए क्यों डी? बी है ना आंसर। 250 करोड़ का आंसर दोगे ना, 50 और 500 क्यों दिमाग लगाओगे? हाँ, ये आपने हर जगह पे देखा। देखिए, एक बच्चे का क्वेश्चन आया और ये मेरे को डिस्कस कर देना चाहिए था और मेरे समझ लो कि दिमाग में नहीं आया या जुबान पे नहीं आया। आपने हर जगह पे देखा होगा दो बातें आपने बार बार देखी होंगी कि जहां पर भी टर्नओवर लिखा हुआ रहता है वहां एक्सक्लूडिंग अदर इनकम लिखा हुआ रहता है। एक्चुअली जब आप पढ़ोगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जब कुछ दिनों के बाद जब हम पहली बार P&L वगैरह बनाएंगे, तो P&L जब क्रेडिट साइड बनता है ना P&L का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, तो उसमें 2 आइटम आता है। एक का नाम होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरे का नाम होता है अदर इनकम। समझे? अब सर वो क्या है हम पढ़ाएंगे बाबू, उसका टाइम आएगा, चिंता मत कर। तो वो जो अदर इनकम है ना, वो इस टर्नओवर के गेम में इंक्लूड नहीं होता, इसलिए बार बार एक्सक्लूडिंग अदर इनकम लिखा हुआ रहता है। और एक चीज आपको बार बार लिखा हुआ मिलेगा, पता नहीं इन दिनों में, मेरे को कॉपी में नहीं दिखा बुक में, बट आप जहां कहीं भी देखोगे आपको देखने मिलेगा, ये जो बोरोइंग का बात होता है ना, बोरोइंग 50 करोड़ वगैरह का जो बात होता है, नहीं वो तो ठीक है, इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट सब ठीक है, उसमें वर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर, आप देखिएगा ये लिखा हुआ मिलेगा, एट एनी टाइम ड्यूरिंग दी प्रीसीडिंग ईयर। बिकॉज बोरोइंग टर्नओवर तो क्या होता है ना, क्यूमुलेट होता रहता है ना, 2 करोड़ फिर 5 करोड़ फिर 20 करोड़, फिर आज 2 करोड़ हुआ तो 3 दिन के बाद 5 करोड़ हुआ, पर बोरोइंग तो ऊपर नीचे हो सकता है ना। टर्नओवर एक बार ऊपर चला गया तो नीचे नहीं होगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो टर्नओवर के लिए प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर देखना है, पर बोरोइंग के लिए बैलेंस शीट डेट का बोरोइंग नहीं देखना है। पूरे साल में कभी भी अगर बोरोइंग 50 करोड़ से ऊपर चला गया, आप पहुंच गए नॉन एसएमसी में या आप लेवल 1 में पहुंच गए, तो वहां एट एनी टाइम आपको कई बार देखने मिलेगा। तो ये सब बातें अगर आपको देखने मिले ना, तो आप देखो, रिसीव करो और आगे बढ़ो। ये सोच लेना कि आपके सर से बोलना छूट गया है, नहीं समझे? इन्होंने गलत लिखा ये मत समझना, सर से बोलना छूट गया है ये मान के आगे बढ़ जाना। और आपके पास तो बुक रहेगी, आप बुक फॉलो कर लेना, माने कुछ काम खुद को भी करना है। ओके, चलो। सो दिस चैप्टर देखो तो पूरा हो गया ना। और कोई होमवर्क है क्या? देख लो तो, पूरा कंप्लीट हो गया और अपना इसका होमवर्क भी कंप्लीट हो गया। चलो, तो फिर 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आ करके AS1 स्टार्ट करेंगे। अभी ले लेता हूं, अब और भूल नहीं होगा, बच्चे लोग रहते हैं ना, अब मिस्टेक नहीं होगा। हाँ नहीं, अरे अच्छा है, हम भी खुश हैं। हमारे क्या है, मेरे घर पे, हेलो 1 मिनट, खाली मेडिसिन के बारे में बोलता हूँ। वो एक किस तरह का डब्बा लाया हुआ है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे करके लिखा हुआ है। तो वो जब खत्म हो गया मेडिसिन जिस दिन का, तो मैंने ले लिया वो वाला। ठीक है, अभी क्या हो रहा है मेरे साथ, कभी कभी अब तो क्लास होने लग गई तो तुम लोग ही बताने लग गए, तो हम ले लेते हैं ऑटोमेटिकली मेडिसिन। तो हम क्या पर्स माने वॉलेट में लेके आ जाते हैं, तो फिर ले लेते हैं यहाँ पे। जिस दिन पहले क्या था, 2 to 4:30 क्लास होती थी, हम 6 बजे लेते हैं मेडिसिन, तो फिर घर जाकर के लेना होता था या गाड़ी में ले लेते थे, भूल जाते थे। तो कई बार क्या, वो पर्स के अंदर ही पड़ा हुआ रह गया, फिर वो अगले दिन जाकर के लिए। तो हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है इस मेडिसिन की, ऐसे कोई इशू नहीं है, हम प्रिटी कंफर्टेबल, आप लोगों को देख के लगता है हम ठीक ठाक हैं। मैं आपको खाली इतना बता दूं, मेरा एक ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था, आपको बताया था ना उस दिन। हाँ, तो फिर छोड़ो, तो एक छोटा सा मेडिसिन लेना है खून पतला रखने के लिए, दैट्स इट, नथिंग बिग, कोई टॉपिक नहीं है। बस अगर भूल गए ना तो अगले दिन डबल नहीं लेना है। मान लो आज भूल गए, अब ये 5 mg है, मान लो 5 mg की मेडिसिन लेता हूं, तो अगले दिन 10 mg ले लेंगे तो नाक से खून निकलने लग जाएगा, इतना पतला हो जाएगा ना खून। तो बस वो डॉक्टर बोल के गया, बोला कोई दिक्कत नहीं ऐसे भूल जाए तो, पर 5-6 दिन अगर भूल जाएंगे ना लगातार, तो खैर पॉसिबल नहीं है 6 दिन भूलना, कैसे पॉसिबल है? तो 6-7 दिन अगर भूल गए ना तो आंख वाँख से दिखना बंद हो जाएगा, शुरुआत वहां से होगी,
तुरंत नहीं मरेंगे, पता चल जाएगा, क्योंकि मेरे मामा जी की बेटी को भी सेम प्रॉब्लम है। और उसका तो क्या गलती हुआ, वो बच्ची फुटाने से दवाई नहीं ली, नहीं समझे। उसको लगा कि इतना दिन से ले रहे हैं, ऐसा कुछ फील तो हो नहीं रहा है कि कुछ हो रहा है, नहीं समझे। तो बोला नहीं लेते हैं। नहीं, पैसा का बात नहीं था बेटा, पैसे वाले हैं लोग, प्लीज प्लीज डोंट वरी, इसका कोई मेडिसिन को बहुत पैसा का थोड़ी है। वो बच्ची ली नहीं मेडिसिन। उसका बड़ा भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे मामा का जो बड़ा बेटा है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो मेडिसिन ली नहीं। तो उसको प्रॉब्लम हुआ तो आंख से दिखना बंद हो गया अचानक। ब्लड से जाना पड़ेगा ना, ब्लड को आंख में घर सब जगह पे वो जाना बंद हो गया। तुरंत हॉस्पिटल बताओ। हॉस्पिटल वालों को भी नहीं पता ना, हॉस्पिटल वालों को तो बताना पड़ेगा ना कि मेरा वाल में मेरा वो वाल लगा हुआ दूसरा वाला। घर वाले लोग भी तो उतना पढ़े लिखे होने चाहिए उसके लिए। ऑपरेशन कराते वक्त तो मामा का बेटा करा दिया ऑपरेशन, पर बाकी भी तो इंट्रिकेसी बताना पड़ेगा कि ये सब झमेला होगा तो ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। वो बता ही नहीं अपने भाई को, खुद ही मैनेज करने गई और ये प्रॉब्लम हुआ। अब तो रिकवर हो गई बेचारी, तो ये सब प्रॉब्लम है। चलो मिलते हैं।